Hey everybody, welcome back to Learn to Compete. My name is हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम करने वाले हैं CUTM इकोनॉमिक्स 2023 का शिफ्ट 1 का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 हम कर चुके हैं जिसमें हमने 25 क्वेश्चन करे थे। अब इस नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अच्छे क्वेश्चन है तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये हमें कह रहा है व्हेन द डिमांड कर्व शिफ्ट, जब डिमांड कर्व शिफ्ट होती है, इफ द सप्लाई कर्व इज स्टीपर, अगर सप्लाई कर्व स्टीप है, देन द प्राइस चेंज इज लार्ज एंड चेंज इन अमाउंट बॉट एंड सोल्ड इज स्मॉलर एज कंपेयर टू फ्लैटर सप्लाई कर्व। क्या कहने का मतलब है इसका कहने का मतलब है दो केस हैं। एक केस है जहाँ पे सप्लाई कर्व स्टीपर है। सप्लाई कर्व स्टीपर का मतलब क्या है? ज़्यादा वर्टिकल डायरेक्शन में मुड़ी हुई है। ये है हमारी सप्लाई कर्व, ये है हमारी नॉर्मल डिमांड कर्व। ओके। और एक केस है जहाँ पे सप्लाई कर्व फ्लैटर है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये है हमारी सप्लाई कर्व और ये हमारी नॉर्मल डिमांड कर्व। आप देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई कर्व थोड़ी स्टीप है, यहाँ पे सप्लाई कर्व थोड़ी फ्लैट है। अभी कह रहा है डिमांड कर्व जब शिफ्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुई और यहाँ पर भी डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुई, तो ये कह रहा है डिमांड कर्व शिफ्ट होने पे अगर सप्लाई कर्व स्टीप है तो वहाँ पे प्राइस चेंज जो है वो लार्जर होगा। देख लेते हैं यहाँ पे प्राइस कितना चेंज हुआ है। पहले प्राइस ये था, अब प्राइस ये हो गया है। ठीक है, ये P है, ये P1 है। यहाँ पे प्राइस इतना था, अब प्राइस इतना हो गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस कम चेंज हुआ है, यहाँ प्राइस ज़्यादा चेंज हुआ है, तो प्राइस चेंज लार्जर होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। स्टीप के केस में प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहा है जहाँ पे सप्लाई का स्टीप है। वहीं पे चेंज इन द अमाउंट बॉट और सोल्ड इज स्मॉलर, यानी कि जो क्वांटिटी है वो कम चेंज होगी स्टीप के केस में। ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी इतनी चेंज हुई है, ये Q है, ये Q1 है, और यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा चेंज हुई है, ये Q है, ये Q1 है। तो ये दोनों बात इसने सही कही है। जब सप्लाई का स्टीप होती है तो प्राइस चेंज ज़्यादा होता है एंड क्वांटिटी में चेंज जो है, चाहे खरीदी जा रही हो चाहे बेची जा रही हो, वो कम होता है। यहाँ देख सकते हैं प्राइस ज़्यादा चेंज हुआ है, क्वांटिटी कम चेंज हुई है एज कंपेयर टू द फ्लैटर सप्लाई कर्व, फ्लैटर सप्लाई कर्व के कंपैरिजन में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, व्हेन द सप्लाई कर्व शिफ्ट। अब इस केस में क्या है? सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रही है। पहले वाले केस में क्या था? डिमांड कर्व शिफ्ट हो रही थी। तो इस केस को भी देख लेते हैं। इसमें भी सेम दो केस होंगे। पहला केस है जब डिमांड कर्व स्टीप है। यहाँ पे डिमांड कर्व स्टीप है। स्टीप का क्या मतलब है? वर्टिकल की डायरेक्शन में होगी। ये होगी हमारी डिमांड कर्व, ये हमारी नॉर्मल सप्लाई कर्व है। ओके। और दूसरा केस है जब डिमांड कर्व फ्लैट है। फ्लैट डिमांड कर्व होगी ऐसे, और ये हमारी नॉर्मल सप्लाई कर्व है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर डिमांड कर्व स्टीप है देन द प्राइस चेंज इज लार्जर। डिमांड कर्व जब स्टीप है इस केस में प्राइस ज़्यादा चेंज होगा जब सप्लाई कर्व शिफ्ट होती है। फॉर एग्जांपल मान लेते सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई है। ओके, दोनों ही केस में सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई है, तो यहाँ पे प्राइस चेंज लार्जर होना चाहिए स्टीप डिमांड कर्व के केस में। ये हमारी स्टीप डिमांड कर्व, यहाँ पे प्राइस पहले इतना था P, अब हो गया है P1। यहाँ पे प्राइस पहले ये था P, अब हो गया है ये P1। ये P है, इसे P मान लीजिए, ये P1 है। ओके, क्योंकि ये हमारी नई सप्लाई कर्व है S1। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब डिमांड कर्व स्टीप है तब प्राइस चेंज लार्जर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टीप डिमांड कर्व है, यहाँ पे प्राइस ज़्यादा चेंज हुआ है एज कम्पेयर टू फ्लैटर डिमांड कर्व। एंड चेंज इन द अमाउंट बॉट एंड सोल्ड इज स्मॉलर, और क्वांटिटी में चेंज जो है वो स्मॉल है जब डिमांड कर्व स्टीप है। क्वांटिटी चेंज देख लेते हैं। पहले क्वांटिटी कितनी थी? ये Q थी, अब क्वांटिटी कितनी है? ये Q1 है। ओके, यहाँ पे इस केस में पहले क्वांटिटी Q थी, यहाँ पे क्वांटिटी अब Q1 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टीप वाले केस में चेंज इन क्वांटिटी क्या है? वो कम है एज कंपेयर टू फ्लैट डिमांड कर्व। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है लेट x1 x2 बी द चूजन बंडल व्हेन द प्राइजेज आर P1 P2। जब प्राइजेज P1 हैं दो गुड्स के और P2 है, पहली गुड्स का प्राइस है P1, दूसरी का है P2, तब हमने बंडल चूज करे हैं। एक x1 क्वांटिटी ली है 1 की और दूसरे की ली है x2 क्वांटिटी।
इसी तरह लेट y1 y2 इज सम अदर बंडल, y1 y2 जो है वो दूसरा बंडल है कोई, यहाँ पे एक गुड की क्वांटिटी है y1 और दूसरी गुड की क्वांटिटी है y2, सच दैट P1 x1 प्लस P2 x2। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपने प्राइस कंस्ट्रेंट के केस में देखा होगा, प्राइस लाइन के केस में देखा होगा, उसकी इक्वेशन क्या होती है? मनी टोटल किसके इक्वल होगी? P1 इंटू में x1 प्लस P2 इंटू में x2, यानी x1 क्वांटिटी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं P1 प्राइस पे और x2 क्वांटिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं P2 प्राइस पे, जब आपकी टोटल सारी मनी जो है वो कंज्यूम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी x1 का प्राइस है 5, इसकी क्वांटिटी आप लेते हैं 10, प्लस x2 का प्राइस है आपका 10 रुपये और इसकी क्वांटिटी आप लेते हैं 4, और टोटल आपकी इनकम है 90। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपकी टोटल 90 रुपीज़ इनकम जो है वो पूरी कंज्यूम हो रही है। P1 P2 ये प्राइस है, 10 क्वांटिटी आपने x1 की ली और 4 क्वांटिटी ली x2 की, ठीक है। तो ये यही बता रहा है P1 x1 प्लस P2 x2, यानी जितना पैसा इस पे खर्च हो रहा है इस बंडल पे वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जितना y1 y2 पे खर्च हो रहा है। तो हमारा कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा ही कंज्यूम करना चाहता है हर गुड को, ठीक है। तो हमारे कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है यहाँ पे? इस गुड की। देन इफ द कंज्यूमर इज चूजिंग द मोस्ट प्रेफर बंडल, अगर हमारा कंज्यूमर मोस्ट प्रेफर बंडल चूज करता है दैट शी कैन अफोर्ड, जो वो अफोर्ड कर सकती है, वी मस्ट हैव, तो इसका मतलब है हमारे पास x1 x2 क्वांटिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू y1 y2। ये बात बिल्कुल सही है। प्राइस तो दोनों केस में सेम है, यहाँ भी P1 है यहाँ भी P2 है, और यहाँ भी P1 है यहाँ भी P2 है, यानी प्राइस दोनों केस में सेम है। तो अगर ये वाला बंडल ज़्यादा है इसका मतलब है यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा चूज की जा रही है, यानी x1 x2 ग्रेटर देन है y1 y2 से। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 कह रही है इफ वन बंडल इज चोजन व्हेन द अनदर कुड हैव बीन चोजन, यानी हमारे पास अगर दो ऑप्शन है, एक ए बंडल है जिसमें x1 x2 क्वांटिटी है और एक बी बंडल है जिसमें y1 y2 क्वांटिटी है। अगर एक बंडल हमने चूज कर लिया जब हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन था, ये दो ऑप्शन थे हमारे पास और हमने चूज किया है ए को, वी कैन से दैट द फर्स्ट बंडल इज रिवील्ड प्रेफर टू द सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि पहला बंडल जो है वो रिवील्ड कर रहा है कंज्यूमर की प्रेफरेंस ओवर द सेकंड बंडल के कंपैरिजन में। तो ये बात बिल्कुल सही है। यही हमारी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी भी कहती है कि अगर हमारे कंज्यूमर के पास दो गुड्स के दो बंडल अवेलेबल हैं जिसमें अलग अलग क्वांटिटी है, तो अगर वो ए बंडल को सिलेक्ट करता है तो इसका मतलब है वो हमेशा ए बंडल को ही प्रेफर करने वाला है। तो स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2020 अ फार्मर परचेज 5 न्यू ट्रैक्टर्स। 2020 में एक किसान ने 5 नए ट्रैक्टर लिए और किस रेट पे लिए? 2 लाख रुपए का एक ट्रैक्टर है, यानी टोटल उसने कितने रुपए खर्च किए होंगे? 10 लाख रुपए खर्च करे होंगे। ओके, ही सोल्ड हिज 5 ओल्ड ट्रैक्टर, उसके पास 5 पुराने ट्रैक्टर थे जो उसने बेच दिए टू अदर फार्मर, किसी दूसरे किसान को 50,000 के प्राइस पे, यानी उसने टोटल कितने रुपए यहाँ पे कमाए बेच के? 2,50,000। द नेट इंक्रीज इन जीडीपी 2020, यानी अगर 2020 की हम जीडीपी देखें तो इस वजह से जीडीपी में कितना इंक्रीज हुआ होगा? 12,50,000 का। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जीडीपी में हम करंट ईयर की गुड्स इंक्लूड करते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स जो सेल हो रही हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन अगर सेकेंड हैंड गुड्स को सेल करने में कोई बीच में ब्रोकरेज फीस है, यानी कि मान लीजिए कोई डीलर है बीच में जिसने अपना प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को जरूर इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पे तो किसी प्रॉफिट की बात हुई नहीं है, यानी किसी डीलर की बात तो हुई नहीं है, मिडल मैन की बात तो हुई नहीं है जिसने प्रॉफिट कमाया हो, तो उसकी इनकम तो है नहीं इसमें। सिर्फ इसमें अमाउंट किसका है? जो पुराने ट्रैक्टर बेचे गए, तो ये अमाउंट जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जीडीपी में सिर्फ ये अमाउंट इंक्लूड होगा, यानी 10 लाख ही जीडीपी इंक्रीज हुई है। तो ये जो कह रहे हैं 12,50,000 जीडीपी इंक्रीज हुई है, ये गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है इन 2020 में अ फार्मर परचेज 5 न्यू ट्रैक्टर एट 2 लाख पर ट्रैक्टर। एक फार्मर ने 5 ट्रैक्टर खरीदे हैं, 2 लाख का एक ट्रैक्टर है, यानी 10 लाख रुपए उसने लगाए हैं। ही सोल्ड हिज 5 ओल्ड ट्रैक्टर टू द अदर फार्मर एट 50,000, और अपने 5 पुराने ट्रैक्टर बेच दिए 50,000 पर ट्रैक्टर के रेट से, यानी कि 2,50,000 के रेट पे उसने बेच दिए हैं। द नेट इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ ईयर 2020, तो 2020 में जीडीपी में कितना इंक्रीज होगा? वो है 10 लाख रुपए। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट कहती है प्राइस कंजम्पशन कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड फॉर ए गिवन गुड, यानी गिवन गुड के लिए प्राइस कंजम्पशन कर्व जो होती है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होती है। देखिए, प्राइस कंजम्पशन कर्व हम कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक ये गुड x है, ये गुड y। ओके, यहाँ पे गुड x जो है वो हमारी गिवन गुड है, ये हमारी
प्राइस लाइन है या बजट लाइन है हमारे कंज्यूमर की, और ये हमारे कंज्यूमर की इंडिफरेंस कर्व है, IC1 कह लेते हैं इसे। हमारा कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है, यानी गुड एक्स वो इतनी कंज्यूम कर रहा है, गुड वाई इतनी कंज्यूम कर रहा है। अब हुआ क्या, प्राइस लाइन अगर हमने निकालनी है, मान लेते हैं गुड एक्स का प्राइस कम हो गया। जैसे ही प्राइस कम होगा, ये बजट लाइन हमारे कंज्यूमर की आउटवर्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी और वो नई इंडिफरेंस कर्व पे आएगा। अब वहाँ पे नई इंडिफरेंस कर्व पे आप जानते हैं कि गिवन गुड के केस में क्या होता है, जैसे ही प्राइस कम होगा वो उसकी क्वांटिटी परचेज करना कम कर देगा। तो पहले अगर वो OQ क्वांटिटी परचेज कर रहा था, अब वो कम कर देगा, मान लेते हैं OQ1 कर देगा, तो वो कम से कम इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे आना चाहिए। उसने क्या किया, जो नॉर्मल गुड थी यानी वाई गुड थी, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करनी शुरू कर दी क्योंकि उसकी रियल इनकम इंक्रीज हो गई है। प्राइस जो है एक्स गुड का कम हुआ, अब जैसे ही एक्स गुड का प्राइस कम हुआ उसने एक्स गुड को कंज्यूम करना कम कर दिया क्योंकि एक्स गुड जो है वो गिवन गुड है, और जो नॉर्मल गुड है उसकी कंजप्शन बढ़ा दी। तो नई इंडिफरेंस कर्व इस पॉइंट पे कहीं पे आएगी। इसी तरह प्राइस और ज़्यादा कम होगा, वो और कंजप्शन कम कर देगा, तो नई इंडिफरेंस कर्व इस पॉइंट पे आ जाएगी। ये IC2 है, ये IC3 है। अब इन इक्विलिब्रियम पॉइंट को मिलाएं हम, एक ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और एक ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो हमारी प्राइस कंजप्शन कर्व इस केस में आती है इस शेप में, बैकवर्ड बेंडिंग। ये हमारी प्राइस कंजप्शन कर्व। अगर अलग से मैं आपको बना के दिखाऊं तो यहाँ पे प्राइस कंजप्शन कर्व की जो शेप आ रही है वो ऐसे आ रही है, ये है प्राइस कंजप्शन कर्व। बैकवर्ड बेंडिंग शेप होती है प्राइस कंजप्शन कर्व की। जबकि स्टेटमेंट 1 कह रही है द प्राइस कंजप्शन कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड फॉर ए गिवन गुड, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है ऑल गिवन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स, हर गिवन गुड जो होती है वो इन्फीरियर गुड होती है, ये बात बिल्कुल सही है। बट ऑल इन्फीरियर गुड आर नॉट गिवन गुड, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हर इन्फीरियर गुड गिवन गुड नहीं होती, लेकिन हर गिवन गुड इन्फीरियर गुड होती है, तो ये आपने याद रखना है। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि आंसर की में ऑफिशियल में ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये इनकरेक्ट है, इसे ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द इकोनॉमी इज इन लिक्विडिटी ट्रैप द LM कर्व इज हॉरिजॉन्टल। देखिए, लिक्विडिटी ट्रैप हमें पता है वो सिचुएशन होती है जब मनी डिमांड कर हमारी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, मनी डिमांड कर हॉरिजॉन्टल हो जाती है। ओके, अब अगर आपने मेरी LM कर्व और ISO कर्व वाली वीडियो देखी हो, आप जरूर देखिएगा, अगर आपके पास टाइम है तो उसे जरूर देखिएगा। उसमें 5 पार्ट में वो वीडियोस बनी है और उसमें ISLM से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो मनी डिमांड कर्व की शेप होती है वैसे ही LM कर्व की शेप होती है। अब हमें पता है लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में मनी डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल हो जाती है, इसी तरह LM कर्व भी वहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो जाती है। ओके, तो LM कर्व की शेप हॉरिजॉन्टल होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, व्हेन द इकोनॉमी इज इन लिक्विडिटी ट्रैप, जब इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप में होगी LM कर्व हॉरिजॉन्टल होगी। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है फिस्कल पॉलिसी इज इनइफेक्टिव व्हेन द इकोनॉमी इज इन लिक्विडिटी ट्रैप। देखिए, मैंने आपको बताया था ISLM कर्व वाली वीडियो में कि जो भी कर्व हॉरिजॉन्टल होगी, समझ लीजिएगा कि वहाँ पे वो वाली पॉलिसी इनइफेक्टिव है। देखिए, IS कर्व बात करती है फिस्कल पॉलिसी की, LM कर्व बात करती है मॉनेटरी पॉलिसी की। LM कर्व अगर हॉरिजॉन्टल हो गई है तो इसका मतलब है कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारी इनइफेक्टिव हो गई है। ठीक है, यानी कि अगर आप मनी सप्लाई चेंज करेंगे, कम करेंगे चाहे बढ़ाएंगे, तो उससे इंटरेस्ट रेट पे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी यहाँ पर इनइफेक्टिव हो गई है। पॉलिसी कौन सी वर्क करने वाली है फिर यहाँ पे? फिस्कल पॉलिसी। जबकि ये स्टेटमेंट कह रही है कि फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव है, जो कि गलत है। यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए IS कर्व हमारी हॉरिजॉन्टल है और LM कर्व हमारी अपवर्ड स्लोपिंग है, या कह लीजिए ऐसे है, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव होगी? यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव होगी। जो भी कर्व हॉरिजॉन्टल होगी उससे रिलेटेड पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाएगी। IS कर्व हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाएगी, और LM अपवर्ड स्लोपिंग है, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है। ठीक है, अब इस केस में लिक्विडिटी ट्रैप के केस में क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव है, यानी मनी सप्लाई आप बढ़ा लीजिए, कम कर लीजिए, इंटरेस्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला उसका, लेकिन फिस्कल पॉलिसी यहाँ पे इफेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कह रहा है कि फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव है, ये गलत है, यानी स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्नट नैश इक्विलिब्रियम। देखिए, कॉर्नट नैश इक्विलिब्रियम बात करता था नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक फर्म अपना आउटपुट चेंज कर रही है ये मान के कि दूसरी फर्म अपना आउटपुट कांस्टेंट रखने वाली है।
अगर वो कोल्यूजन कर लेते तो वो कंबाइंड डिसीजन ले सकते थे आउटपुट का, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे फर्म्स अपनी डिपेंडेंट जो है एक दूसरे की वो पहचान नहीं पा रही हैं कि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसीलिए वो कोल्यूजन नहीं कर रही हैं। तो कॉर्नट नैश इक्विलिब्रियम नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली की बात कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है स्टैकरबर्ग मॉडल। स्टैकरबर्ग मॉडल जो है वो लॉजिकल एक्सटेंशन है कॉर्नट मॉडल की, ठीक है। अब कॉर्नट भी आउटपुट की बात करता है, स्टैकरबर्ग भी आउटपुट की बात करता है। ये किसकी बात करता है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज फिक्सिंग क्वांटिटी। जो फर्स्ट मूवर है, जो फर्स्ट पर्सन अपनी क्वांटिटी को मूव कर रहा है, क्वांटिटी डिसाइड कर रहा है, उसको एडवांटेज होगी। तो स्टैकरबर्ग मॉडल किसकी बात करेगा? क्वांटिटी की बात करेगा। नेक्स्ट है किंग डिमांड कर्व मॉडल। किंग डिमांड कर्व मॉडल बात करता है प्राइस रिजिडिटी की। प्राइस रिजिडिटी का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए एक फर्म ने अपना प्राइस इंक्रीज किया तो बाकी फर्म उसे फॉलो नहीं करेंगी, ठीक है। अगर एक फर्म ने प्राइस इंक्रीज कर दिया तो बाकी फर्म प्राइस इंक्रीज नहीं करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिस फर्म ने प्राइस इंक्रीज किया है उसके कस्टमर कम हो जाएंगे क्योंकि वो बाकी फर्म से अपना प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देंगे, ठीक है। वहीं पे अगर मान लीजिए इस फर्म ने, जिसने पहले प्राइस इंक्रीज किया था, अगर उसने डिसाइड किया मैं प्राइस कम कर देती हूँ, जिससे क्या होगा, ज़्यादा कस्टमर मेरी तरफ आना शुरू कर देंगे। इस केस में क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटर फर्म जो है वो भी उसे फॉलो करेंगी और वो भी अपना प्राइस कम कर देंगी। तो क्या होगा, जिस मोटिव से इसने प्राइस कम किया था कि ज़्यादा कस्टमर मेरी तरफ आएंगे, वो तो फुलफिल होगा नहीं। तो ये प्राइस कम करके भी इसे फ़ायदा नहीं है, प्राइस बढ़ा के भी इसको फ़ायदा नहीं है। इसीलिए प्राइस जो है एक यूनिफॉर्म रहेगा, एक समान रहेगा। इसे हम कहते हैं प्राइस रिजिडिटी मॉडल। प्राइस रिजिड रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा इसी रीज़न से। नेक्स्ट है बर्ट्रैंड मॉडल। देखिए बर्ट्रैंड मॉडल भी दो बात करता है। एक बात करता है नॉन कोलिजिव की। अब नॉन कोलिजिव तो हमने कॉर्नट में लगा दिया, लेकिन बर्ट्रैंड साथ में बात करता है प्राइस लीडरशिप की। यानी एक फर्म अपना प्राइस डिसाइड करेगी ये मान के कि दूसरी फर्म अपना प्राइस कांस्टेंट रखने वाली है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का है ऑप्शन 2, बी का है ऑप्शन 3, सी का है ऑप्शन 4 एंड डी का है ऑप्शन 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1 दिया है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व बात करता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में ट्रेड ऑफ की, कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व बात करता है नो लॉन्ग रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में लॉन्ग रन में कोई रिलेशनशिप नहीं होती, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जब वर्टिकल है इसका मतलब है हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट है गोल्डन रूल ऑफ सेविंग। गोल्डन रूल ऑफ सेविंग क्या कहता है कि हम प्रेजेंट टाइम में इतनी सेविंग कर रहे हैं कि सेविंग के साथ साथ हम अपनी कंजम्पशन भी इंक्रीज कर पाएँ, ठीक है। यानी कि आप अपने प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर को देखते हुए, साथ ही साथ आप अपनी प्रेजेंट कंजम्पशन को भी इंक्रीज कर रहे हैं। यही चीज़ हम पढ़ते हैं सोलो स्वैन मॉडल में, कि कैसे सेविंग रेट जो है वो अफेक्ट कर सकती है स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कंजम्पशन को। यानी कि जो स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कंजम्पशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा विद इंक्रीज इन सेविंग। यानी आप सेविंग भी इंक्रीज कर रहे हैं और अपनी कंजम्पशन भी पर कैपिटा इंक्रीज कर रहे हैं। तो गोल्डन रूल ऑफ सेविंग किससे रिलेटेड है? कंजम्पशन पर कैपिटा मैक्सिमम एट स्टडी स्टेट। कंजम्पशन पर कैपिटा को कैसे कैसे आप मैक्सिमाइज करते जा रहे हैं स्टडी स्टेट पे, तो आप फ्यूचर का भी ध्यान रख रहे हैं और अपनी प्रेजेंट कंजम्पशन को भी इंक्रीज कर रहे हैं। रिकार्डियन इक्विवेलेंस। रिकार्डियन इक्विवेलेंस कहता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट चाहती है अपनी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करना, वो चाहती है कि इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज हो जाए, और डिमांड इंक्रीज करने के लिए वो करती है डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग का क्या मतलब है? पैसा उधार लेके खर्च कर रही है। तो उससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि रिकार्डियन इक्विवेलेंस का मानना है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब क्या है? वो फ्यूचर की सोचता है, और उसको पता है कि अगर गवर्नमेंट अभी डेट लेके फाइनेंसिंग कर रही है तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में जब हमारी गवर्नमेंट को डेट ये चुकाना होगा तो वो ज़्यादा टैक्स लगाएगी, यानी हमारी फ्यूचर जनरेशन पे इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। इसीलिए हमारा कंज्यूमर जो है यहाँ पे पहले से ही सेविंग करना शुरू कर देगा। ये कहना है रिकार्डियन इक्विवेलेंस का। तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस किससे रिलेटेड है? डेट फाइनेंसिंग बाय बॉन्ड इशू मियरली पोस्टपोन टैक्सेशन। इसका क्या मतलब है कि अगर गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करके डेट फाइनेंसिंग कर रही है, इन लोगों से पैसा उधार ले रही है, तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट सिर्फ टैक्सेशन को पोस्टपोन कर रही है। आज वो टैक्स नहीं लगा रही है, आज वो डिमांड इंक्रीज कर रही है, कल वो उस डेट को उतारने के लिए टैक्स लगाएगी। तो जो डेट फाइनेंसिंग है वो सिर्फ टैक्स की पोस्टपोनमेंट है, यानी कि टैक्स सिर्फ पोस्टपोन किया जा रहा है डेट फाइनेंसिंग के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का है ऑप्शन 3, बी का है ऑप्शन 4, सी का है ऑप्शन 1 एंड डी का है ऑप्शन 2, यानी 3 4 1 2। 3 4 1 2 है ऑप्शन सेकंड में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस किसके थ्रू किया जाता है? कंपनी ट्रिब्यूनल लॉ के द्वारा किया जाता है। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बात कर रहा है कार्बन एमिशन की। ओके, फाइनेंस कमीशन किसकी बात करता है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इम्बैलेंस, यानी कि हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस का क्या मतलब है कि डिफरेंट स्टेट्स के बीच में पैसा किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। स्टेट यूपी मान लेते हैं, ये हमारे महाराष्ट्र मान लेते हैं, इन दोनों स्टेट के बीच में पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वर्टिकल इम्बैलेंस का मतलब है कि सेंटर और स्टेट के बीच में पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये वर्टिकल इम्बैलेंस होता है और ये हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस होता है। तो उसकी बात करता है फाइनेंस कमीशन। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये किससे रिलेटेड है? हेल्थ कवर फॉर पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज। तो यहाँ पे ए का आंसर हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 2 और लास्ट वाले का हो गया 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1 यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? When the firm's average cost of producing a good continuously decline, जब किसी फर्म का एवरेज कॉस्ट जो होता है किसी गुड को प्रोड्यूस करने का वो कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन करता चले तो वो नेचुरल मोनोपोली वहाँ पे अराइज हो जाती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक केस ले लेते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी का। वहाँ पे क्या है, मान लीजिए आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की वायर बिछानी है, एक कंपनी ने आपकी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की वायर बिछाते चले गए। ठीक है, उससे क्या हो गया, इनिशियल कॉस्ट उनका इंक्रीज हो रहा है। एक बार उन्होंने सारा एरिया कवर कर लिया, उसके बाद क्या है, उनका एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होता चलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होता चलेगा। और अगर कोई नई फर्म वहाँ पे एंटर करना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले पूरे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी केबल बिछानी पड़ेगी, जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब किसी फर्म का एवरेज कॉस्ट जो है वो कम होता चलता है तो वहाँ पे नेचुरल मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है अंडर नेचुरल मोनोपोली इकोनॉमिक प्रॉफिट आर पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन जीरो इन इक्विलिब्रियम। ये बात बिल्कुल सही है, बट ये सिर्फ नेचुरल मोनोपोली के केस में नहीं होता, ये हर किसी के केस में होता है। इक्विलिब्रियम पे जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा वो पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ हम नेचुरल मोनोपोली के लिए नहीं ले सकते, जबकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है अ मार्केट इज ए नेचुरल मोनोपोली व्हेन ए गुड इज प्रोड्यूस्ड मोस्ट इकोनॉमिकली बाय ए सिंगल फर्म। ये तो बात बिल्कुल सही है। अगर हमारी फर्म जो है मोस्ट इकोनॉमिकली यानी कि कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन नहीं करेगी तो वो मोनोपोली कभी इस्टेब्लिश नहीं कर सकती। कोई दूसरी फर्म भी उससे कम रेट पे अपना प्रोडक्ट बना के बेच सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है नेचुरल मोनोपोली फॉलो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग एट ऑल टाइम। ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, मोनोपोली इक्विलिब्रियम पे जरूर होगी जब मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू है, लेकिन मोनोपोली की डिमांड कर्व जो होती है वो मार्जिन रेवेन्यू कर्व से ऊपर होती है। तो इसका मतलब है कि वो मार्जिन रेवेन्यू से ज़्यादा प्राइस पर बेच सकती है, तो वो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग को फॉलो नहीं करेगी। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पर हमने सिर्फ नेचुरल मोनोपोली के लिए बताना था, तो बी स्टेटमेंट को हम यहाँ पे करेक्ट नहीं मानेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी ए एंड सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन कॉलोनियल इंडिया। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट अलग अलग दिए हुए हैं, उनके बारे में बात करनी है। बंगाल एंड बिहार हैड परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। ये बात बिल्कुल सही है। यूपी एंड पंजाब हैड रैयतवारी सिस्टम एंड मद्रास प्रेसिडेंसी हैड महलवारी सिस्टम। ये गलत है। देखिए, बंगाल में और बिहार में आया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या कहता था? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का मतलब था कि आपकी जो ज़मीन है वो जमींदारों के नाम पे हो जाएगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो किसान थे जो खेती कर रहे थे वो ज़मीन कर दी जमींदारों के नाम पे, और वो जमींदार जो हैं जो वहाँ पे खेती कर रहे हैं ज़मीनों पे, उनसे टैक्स लेंगे और वो टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास देंगे। उसे हम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम। उसके बाद अगर हम रैयतवारी सिस्टम की बात करें तो ये रैयतवारी सिस्टम आया था मोस्टली साउथ इंडिया में। ठीक है, कब स्टार्ट किया गया था? 1820 में स्टार्ट किया गया था। इन्होंने क्या, इसमें क्या हुआ, गवर्नर थे जो मद्रास के, उन्होंने क्या किया, रैयतवारी सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। रैयत का मतलब क्या है? रैयत जो होते हैं कल्टीवेटर्स को कहा जाता था। ठीक है, कल्टीवेटर्स जो थे उनको रैयत कहा जाता था। अब वो कल्टीवेटर्स जो हैं उन्हीं को मालिक बना दिया गया था ज़मीन का, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट इन कल्टीवेटर से टैक्स लेती थी। तो यानी यहाँ पे बीच में मीडियोकर जो है जमींदार जो है उसे हटा दिया गया था। वो था रैयतवारी सिस्टम, वो आया था साउथ इंडिया में। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में आएगा रैयतवारी, ना कि महलवारी। महलवारी सिस्टम क्या था कि आपकी विलेज में पूरी कम्युनिटी जो है, पूरा गांव जो है आपका, वो एक सिंगल यूनिट बना दिया गया। ठीक है, पूरा गांव जो है वो एक सिंगल यूनिट है जिसे हम महल कहते थे। ठीक
ठीक है, पूरे गांव को महल बोला गया और वो जो गांव की ज़मीन है वो सारी की सारी गांव के नाम कर दी गई। और जो टैक्स लिया जाएगा वो गांव का हेड जो होगा वो कलेक्ट करेगा और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। तो ज़मीन किसके नाम है? पूरे गांव के नाम है, जिसे गांव की एक कम्युनिटी को हम महल कह रहे थे। तो महलवारी सिस्टम शुरू किया गया था यूपी पंजाब वाले एरिया में। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे यूपी पंजाब में रेवतवारी नहीं महलवारी आएगा, जबकि मद्रास प्रेसिडेंसी में महलवारी नहीं रेवतवारी आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है ऑल रीजन हैड द सेम लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ये भी गलत है। बंगाल एंड बिहार हैड परमानेंट सेटलमेंट, यूपी हैड महलवारी सिस्टम, ये बिल्कुल सही है। बंगाल एंड बिहार हैड रेवतवारी, ये गलत है। यूपी एंड पंजाब हैड महलवारी सिस्टम, बिल्कुल सही है। डेक्कन एंड मद्रास प्रेसिडेंसी है रेवतवारी सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया कि साउथ इंडिया की साइड में रेवतवारी सिस्टम स्टार्ट किया गया था, यूपी पंजाब में महलवारी सिस्टम था। तो ऑप्शन सी एंड ई यहाँ पे करेक्ट है, यानी ऑप्शन 4 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ किंग डिमांड कर्व अंडर ओलिगोपोली नेसेसरी इम्प्लाई। किंग डिमांड कर्व क्या बताती है? अ डिसकंटिन्यूटी इन द मार्जिन रेवेन्यू शेड्यूल, अ गैप इन मार्जिनल कॉस्ट शेड्यूल, या फिर फॉर्मल कोल्यूजन इन द प्राइस डिटर्मिनेशन, या फिर द प्राइस नीड नॉट बी अबव मार्जिन रेवेन्यू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं किंग डिमांड कर्व ऐसे दिखती है। ये हमारी किंग डिमांड कर्व या फिर कह लीजिए एवरेज रेवेन्यू कर्व, और ये हमारी मार्जिन रेवेन्यू कर्व। यहाँ पे इसमें गैप होता है, ठीक है, ये हमारी मार्जिन रेवेन्यू कर्व। ओके, तो अब इसमें ऑप्शन देखना है हमने कौन सा ठीक है। किंग डिमांड कर्व बताती है अ डिसकंटिन्यूटी इन द मार्जिन रेवेन्यू शेड्यूल, ये बिल्कुल सही है। ये हमारी मार्जिन रेवेन्यू कर्व है, ये यहाँ तक आई, इसके बाद ये डिसकंटिन्यू होगी और यहाँ से स्टार्ट होगी। तो मार्जिन रेवेन्यू शेड्यूल में डिसकंटिन्यूटी बताती है, ये बिल्कुल ठीक है। अ गैप इन द मार्जिनल कॉस्ट शेड्यूल, ये गलत है, मार्जिनल कॉस्ट में गैप ये नहीं बताती है। नेक्स्ट बोल रहा है फॉर्मल कोल्यूजन इन द प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि प्राइस को डिसाइड करने में फर्म जो है वो कोल्यूजन कर लेती है, ये गलत है। मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, प्राइस रिजिड रहता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है। क्यों? एक फर्म प्राइस इंक्रीज करेगी तो दूसरी फर्म उसे फॉलो नहीं करेंगी, तो क्या होगा, जिस फर्म ने प्राइस इंक्रीज किया उसको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारे कंज्यूमर जो है वो दूसरी फर्म्स के पास चले जाएंगे। वहीं पे अगर ये फर्म प्राइस इंक्रीज करने की जगह प्राइस डिक्रीज कर लें तो सब फर्म उसे फॉलो कर लेती हैं। फिर क्या होता है, जिसने प्राइस डिक्रीज किया उसे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सबका प्राइस कम हो गया तो कंज्यूमर चेंज ही नहीं होंगे, है ना। तो इस वजह से प्राइस रिजिड रहता है। ये हुआ क्यों? क्योंकि ये फर्म्स जो है आपस में कोल्यूड नहीं कर पाई। अगर ये आपस में कोल्यूड कर लेती तो मिल के प्राइस इंक्रीज कर सकती थी, तो प्राइस कोल्यूशन यहाँ पे नहीं होता। द प्राइस नीड नॉट बी अबव मार्जिन रेवेन्यू, प्राइस मार्जिन रेवेन्यू से अबव नहीं होना चाहिए, जबकि हमें पता है यहाँ पे प्राइस लाइन जो है हमारी एवरेज रेवेन्यू जो है उससे अबव है। ये गलत स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन को ठीक कर लीजिएगा, ये बी शायद गलती से लिखा गया, यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ 2 सेक्टर मॉडल। एक 2 सेक्टर मॉडल में स्मॉलर मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव, अगर मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू स्मॉलर है, कम है, तो इसका मतलब क्या है, स्टीपर सेविंग फंक्शन। देखिए, पहली चीज तो आपको बता दूं, ये है हमारा कंजम्पशन लाइन और ये है हमारी सेविंग लाइन। ओके, ये कंजम्पशन लाइन है, ये सेविंग लाइन है। जितना मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ये लाइन वर्टिकल की तरफ को जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ रहा है ये लाइन वर्टिकल होती जाएगी, जैसे मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता रहेगा ये लाइन फ्लैट होती चलेगी। सेम ही सेविंग के केस में है, जितना मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ता चलेगा उतनी ज़्यादा ये लाइन वर्टिकल होती चलेगी। जितना मार्जिन प्रोपेंसिटी सेव कम होता चलेगा उतनी ये लाइन फ्लैट होती चलेगी, क्योंकि मार्जिन प्रोपेंसिटी सेव कम होने का मतलब क्या है, इंक्रीज इन इनकम से आप जो सेविंग है वो कम कर रहे हैं। अब सेविंग कम कर रहे हैं तो ये लाइन जो है वो फ्लैट होगी। जितना सेविंग आप इनकम बढ़ने से ज़्यादा कर रहे हैं उतनी ये लाइन वर्टिकल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव जो है कम है तो ये सेविंग का फ्लैट होनी चाहिए, जबकि इसने कहा है स्टीपर सेविंग फंक्शन, तो ये गलत है। नेक्स्ट कह रहा है स्मॉलर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। देखिए, मल्टीप्लायर किसके इक्वल होता है, 1/1 माइनस MPC, या इसे हम कह सकते हैं 1/1 MPS। ओके, अब K जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है MPS के, तो MPS अगर कम है तो K की वैल्यू ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ पे लिखा है स्मॉलर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो ये भी इनकरेक्ट है। सेकंड कह रहा है कंजम्पशन फंक्शन हैज़ ए फ्लैट स्लोप। देखिए, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव क्या दिया हुआ है, कम दिया हुआ है। मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव कम है, इसका मतलब है MPC की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है MPC प्लस MPS किसके इक्वल होता है 1 के, और MPS किसके इक्वल होता है 1 माइनस MPC के, ठीक है।
तो अगर MPS की वैल्यू कम है, MPC की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब MPC की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मैंने आपको बताया जितनी MPC की वैल्यू ज़्यादा होगी वो कर्व उतनी ज़्यादा स्टीपर होगी। जबकि यहाँ पे लिखा है कंजम्पशन फंक्शन हैज़ फ्लैट स्लोप, ये गलत है, यहाँ पे स्टीप स्लोप आएगा। नेक्स्ट कह रहा है लार्ज वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ये बिल्कुल सही है। जब MPS की वैल्यू कम होती है, मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्लैटर सेविंग फंक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया MPS की वैल्यू जितनी कम होगी उतना सेविंग कर्व फ्लैट होगी। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 3 है, यानी D एंड E ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है, इसे हमने मैच करना है। सबसे पहले कह रहा है दांडी मार्च। दांडी मार्च शुरू की गई थी साल्ट प्रोडक्शंस की वजह से, ठीक है, मोनोपोली ताकि स्टेट की ना हो साल्ट प्रोडक्शन में, इस वजह से स्टैब्लिश की गई थी। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था अपने देश की इंडस्ट्री को दोबारा जगाने के लिए, तो वो थी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट। चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, इंडिगो फार्मर्स जो थे उनको कोई चॉइस नहीं दी जा रही थी, उनको ज़बरदस्ती खेती करवाई जा रही थी इंडिगो की, ठीक है, चाहे वो उनका खेत जो है उसके लिए एलिजिबल भी ना हो। तो चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, पीजेंट्स फ्रीडम ओवर चॉइस ऑफ क्रॉप, क्योंकि जो हमारे किसान हैं उनको फ्रीडम नहीं थी अपनी मर्जी से क्रॉप उगाने की। डेक्कन राइट स्टार्ट हुए थे पीजेंट इंडेटनेस की वजह से, जो हमारे छोटे किसान हैं उनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और जो मनी लेंडर है उनके खिलाफ उन्होंने राइट स्टार्ट कर दिए थे, उनकी प्रॉपर्टी जलाना शुरू कर दिया था, उनकी फाइनेंस बुक जलाना शुरू कर दिया था। तो डेक्कन राइट स्टार्ट हुए थे पीजेंट इंडेटनेस की वजह से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट का 3, सेकेंड का 4, थर्ड का 2 एंड फोर्थ का 1, यानी 3 4 2 1। 3 4 2 1 दिया हुआ है ऑप्शन 2 में, तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस इन क्रोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट। इन इवेंट्स को हमने क्रोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, जो सबसे पहले आया उसे सबसे पहले लिखना है, और जो सबसे बाद में आया उसे बाद में लिखना है। सबसे पहले अगर हम ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें, ये 1997 में आया था, ठीक है, थाईलैंड से स्टार्ट हुआ था। थाईलैंड का जो बात है वो ओवर वैल्यूड था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उसकी वैल्यू कम होना शुरू हुई तो एकदम इधर से स्टॉक मार्केट जो है इनका क्रैश होना शुरू हो गया, और उसके बाद ये इफेक्ट साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब में फैल गया था। तो ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस कब आया था? 1997 में। आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 कब आया था? 2019 में। 19 से ही पता लग रहा है आपको, ये 2019 में आया था। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कब आए थे? 2007-8 में, ये सब जानते हैं। यूक्रेन का वॉर कब स्टार्ट हुआ है? फरवरी 2022 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी इंडिया की? 1991 में। तो सबसे पहले क्या आया है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, आप देख सकते हैं 1991 में, बाकी सब चीज़ें इसके बाद आई हैं। ओके, दूसरे नंबर पे क्या आया है? 1997 का ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि ए ऑप्शन। तीसरे नंबर पर आया है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी सी ऑप्शन। उसके बाद आया है कोविड-19, यानी कि बी ऑप्शन, और सबसे लास्ट में है यूक्रेन का वॉर, जो कि 2022 में स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन, EACBD, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच ऑफ पिगो इज। पिगो की जो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच है वो क्या सीक्वेंस है उसका? देखिए, उसका सीक्वेंस क्या है, आपकी इकोनॉमी में जब भी डिफ्लेशन आएगा, यानी कि आपकी इकोनॉमी में जब प्राइसेस कम होना शुरू हो रहे हैं, लोगों के पास उस टाइम पैसा नहीं है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, डिमांड कम कर रहे होते हैं, तो प्रोड्यूसर की प्रोडक्ट जो है वो कम बिकने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा जो लोग उन्होंने एम्प्लॉय कर रखे होते हैं उनको निकालना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है यहाँ पे। ओके, सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। अब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है तो पिगो ने बोला था कि हमें इस केस में क्या करना चाहिए, वेजेस और प्राइजेस कम कर देने चाहिए। प्राइजेस कम होंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, इसी तरह वेजेस कम होंगे तो हमारे प्रोड्यूसर ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है ए, वेजेस और प्राइजेस जो है वो डिक्लाइन कर देने चाहिए। अब वेजेस और प्राइस डिक्लाइन होंगे तो इसका मतलब है हमारे प्रोड्यूसर का कॉस्ट डिक्लाइन हो गया वेज कम होने से, और प्राइस डिक्लाइन होने की वजह से गुड्स की वैल्यू जो है वो कम हो गई है, जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो सस्ती हो गई हैं। अब उस सस्ती होने की वजह से रियल वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज हो गई है, आपकी मनी वैल्यू बढ़ गई है। प्राइजेस कम होने से आपकी मनी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो रियल वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज हो गई है। अब क्या है, क्योंकि चीज़ें सस्ती हो गई हैं तो लोग अब ज़्यादा खर्च करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे लेस सेविंग होगी और कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आउटपुट बढ़ जाएगा। तो लास्ट में ई आएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई। फिर क्या हुआ, आपने वेजेस और प्राइजेस कम करे। फिर क्या हुआ, कॉस्ट, क्योंकि अब वेजेस कम होने से डिक्रीज हो गया है तो इसकी वजह से गुड्स सस्ती हो गई है।
अब गुड्स सस्ती होने की वजह से मनी की परचेजिंग पावर बढ़ गई है, तो रियल वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज हो गई है। उसके बाद क्योंकि अब परचेजिंग पावर बढ़ गई है और चीज़ें भी सस्ती मिल रही हैं, तो लोग ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू करेंगे और कम सेविंग करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा और आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस है पिगोस्की वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच का, DACBE, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द पर कैपिटा प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है हमें y इज इक्वल टू में k की पावर 0.5। What is the level of capital per capita at steady state assuming depreciation? Depreciation की वैल्यू हमें दी हुई है 0.1, सेविंग रेट दिया हुआ है हमें 0.4, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो 0 है। तो हमसे पूछा गया है लेवल ऑफ कैपिटल पर कैपिटा एट स्टडी स्टेट। देखिए स्टडी स्टेट वो सिचुएशन होती है जब हमारी कैपिटल ना इंक्रीज हो रही है ना कम हो रही है, यानी कि आपका जितना इन्वेस्टमेंट रेट है उतना ही आपका डेप्रिसिएशन रेट है, ठीक है। यानी कैपिटल जो है आपकी स्टेबल है, ओके। अब इन्वेस्टमेंट रेट का मतलब है कि सेविंग रेट, और सेविंग रेट क्या है 0.4 ऑफ इनकम, इनकम का 0.4 आप सेविंग कर रहे हैं। इसी तरह डेप्रिसिएशन रेट क्या चल रहा है 0.1 ऑफ द कैपिटल, यानी कैपिटल का 0.1 जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। और इन्वेस्टमेंट कितनी है, जितनी सेविंग होगी, सेविंग क्या है 0.4 ऑफ इनकम। ये 0.4 इनकम की वैल्यू अगर हम रखें k की पावर 0.5 इज इक्वल टू में 0.1 इंटू k, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये उसके नीचे चला जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0.4 डिवाइड बाई 0.1 इज इक्वल टू में k डिवाइड बाई k की पावर 0.5। ये पॉइंट से पॉइंट कटा, 4 इज इक्वल टू में k की पावर 1, k की पावर माइनस 0.5, ये जगह 4 इज इक्वल टू में k की पावर मल्टीप्लाई में क्योंकि है तो ये ऐड हो जाता है 1 माइनस 0.5, 4 किसके इक्वल हो जाएगा k की पावर 0.5 के। अब अगर हम दोनों साइड स्केयर कर दें तो ये क्या आ जाएगा 4 की पावर 2 इज इक्वल टू में k 0.5 की पावर 2, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा k इंटू में 0.5 मल्टीप्लाई में 2, पॉइंट हटेगा 10 आ जाएगा, ये कट जाएगा, k इज इक्वल टू में 16। तो कैपिटल पर कैपिटा कितनी हो जाएगी स्टडी स्टेट पे 16, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएम कर्व रिप्रेजेंट द लोकस ऑफ ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ y एंड i विच सेटिस्फाई। ये है हमारी मनी सप्लाई, ये है हमारी मनी डिमांड। तो एलएम कर्व क्या बताती है, वो कॉम्बिनेशन बताती है इनकम और इंटरेस्ट रेट के जहाँ पे मनी सप्लाई मनी डिमांड के इक्वल होती है फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई। ये हमारी नॉमिनल मनी सप्लाई है, ये प्राइस से जब डिवाइड होगी तो रियल मनी सप्लाई हो जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी आई, dy बाई डी आई की वैल्यू हमने बतानी है। देखिए हमें पता है मनी सप्लाई किसके इक्वल होगी, मनी डिमांड के इक्वल होगी, ठीक है। ये मनी सप्लाई हमारी कांस्टेंट होती है, ओके। अब अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब जब हम इसे कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आई, ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ पे हमने y को भी डिफरेंशिएट करना है और i को भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू i। पहले हम y को डिफरेंशिएट करते हैं, ये क्या हो जाएगा L बार y इंटू में dy बाई डी आई। पहले हमने y को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, प्लस अब हम i को डिफरेंशिएट करेंगे L बार i डी आई बाई डी आई, ओके। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 इज इक्वल टू में L बार y डी वाई बाई डी आई प्लस L बार या L डैश कह लीजिए i डी आई से डी आई गया इंटू में 1 आ गया, ठीक है। तो किसके इक्वल होगा 0 इज इक्वल टू में L डैश y डी वाई बाई डी आई प्लस L डैश i। ये L डैश i इस साइड चला जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस L डैश i इज इक्वल टू में L डैश y डी वाई बाई डी आई। तो डी वाई बाई डी आई किसके इक्वल हो गया माइनस L डैश i डिवाइड बाई L डैश y, जो कि हमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose that a manager of a store estimate the probability of any customer entering the store making a purchase is 0.3। हमारा मैनेजर जो है स्टोर का, उसने एस्टिमेट किया है कि कोई भी हमारे स्टोर में कस्टमर एंटर कर रहा है उसकी कुछ सामान परचेज करने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। 0.3 का मतलब क्या है 30% कस्टमर जो है वो सामान परचेज करते हैं, यानी कि अगर 100 कस्टमर एंटर कर रहे हैं तो उसमें से 30 कस्टमर सामान परचेज करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है। What is the expected number of customer making a purchase from a randomly selected set of 10 customer?
अगर कोई रैंडमली 10 कस्टमर सेलेक्ट किए हैं तो उनमें से कितने कस्टमर जो है परचेज करेंगे। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है क्योंकि 30% प्रोबेबिलिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है 10 में से 3% जो है वहाँ पे सामान परचेज करेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए रैंडम वेरिएबल इट इज गिवन दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 16 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 2। वट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसका नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, वेरिएंस यहाँ पे किसके इक्वल होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पूरे का स्क्वायर, यानी कि होल का स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आपको ऑलरेडी दी हुई है 16 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स दी हुई है, इसका पूरे का आपने स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो एक इसके इक्वल हो जाएगा 16 माइनस 4 यानी कि 12 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द अजम्पशन ऑफ द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज दैट ऑल द वैल्यू ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक्स मस्ट। ये बोल रहा है कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एक अजम्पशन है कि वैल्यू ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव, नॉट ऑल बी द सेम, सारी नेगेटिव होनी चाहिए या एवरेज टू 0 होनी चाहिए। जो हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है उसकी सारी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए या सेम नहीं होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए, एवरेज टू 0 होनी चाहिए। देखिए एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल x है जिससे हमने y की वैल्यू प्रेडिक्ट कर दी है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन है हम उसमें x की वैल्यू रख रहे हैं और हम y की वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप कैसे निकाल पाएंगे, जब आप x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, है ना। इसे हम कहते हैं नो परफेक्ट कोलिनियरिटी। यह अजम्पशन है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। इसका मतलब क्या है कि ऑल द वैल्यू ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की सारी वैल्यूज जो हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए, नॉट ऑल बी द सेम। जब आप x की डिफरेंट वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालेंगे तभी आप x और y की रिलेशनशिप बता सकते हैं कि कैसे रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल c इज इक्वल टू में a बार प्लस बी वाई कैसे निकलेगा, यानी कि इनकम आप जब चेंज कर रहे हैं कंजम्पशन किस हिसाब से चेंज होती है, कैसे पता लगेगा आपको, जब आप इनकम की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तभी ये रिलेशनशिप निकल के आया है। तो आप जब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तभी आपको पता लग सकता है कि y की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा नॉट ऑल बी द सेम हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन एक्स टी इज इक्वल टू में 1/2 एक्स टी माइनस 1 प्लस 3e। इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। क्या है, एक्स टी इज इक्वल टू में 1/2 टी एक्स 0 माइनस 6 प्लस 6, या ये क्या इसका आंसर होने वाला है। देखिए इसे हम ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए t की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू में 1/2 की पावर 1 x0 माइनस 6 प्लस 6। तो ये क्या होगा, x1 इज इक्वल टू में 1/2, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x0 माइनस 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 6, तो x1 किसके इक्वल आ गया 1/2 x0 प्लस 3। आप देख सकते हैं यही इक्वेशन बन रही है xt, यानी कि x1 इज इक्वल टू में 1/2 xt माइनस 1 माइनस 1 यानी कि x0 प्लस 3। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम दूसरी इक्वेशन में ये वैल्यू रख के देखें तो ये क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू में 1/2 की पावर 1, अंदर क्या है x0 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू में, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2 x0 माइनस 3/2 माइनस 2, जो कि सॉल्व करने पे ये नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह ये अगर आप इनकी वैल्यू भी रखेंगे तो ये सॉल्व करने पे नहीं आएगा, सिर्फ इसकी वैल्यू पे 1 रखने पे ये आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिमांड फॉर मनी हमें दी हुई है L इज इक्वल टू में 0.25y एंड द सप्लाई ऑफ मनी दी हुई है हमें M/B 500 इन दिस केस। ठीक है, देखिए डिमांड फॉर मनी यूजली क्या होता है, फंक्शन ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है ये सिर्फ इनकम का, यानी डिमांड फॉर मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं कर रही है। ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब डिमांड फॉर मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करती, वो सिचुएशन होती है लिक्विडिटी ट्रैप की। ओके, वो लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन है। अब यहाँ पे मनी सप्लाई हमें कांस्टेंट दी हुई है, यानी रियल मनी सप्लाई क्या है, नॉमिनल मनी सप्लाई डिवाइड बाय प्राइस इज इक्वल टू में 500 दी हुई है। अगर हम इसको इक्वल रखें मनी डिमांड के, यानी 0.25y हम इक्वल रखें 500 के, तो y की वैल्यू आएगी 500 डिवाइड बाई 0.25, ये हटेगा 100 छाएगा 4 पे, यानी कि y की वैल्यू आ गई 2000। ओके, तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें पता लगी। पहली चीज़ पता लगी है ये लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन है, दूसरी चीज़ हमें पता लगी इनकम की वैल्यू 2000 है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, LM कर्व इज वर्टिकल
जो कि गलत है। मैंने आपको बता रखा है जैसी मनी डिमांड की शेप होगी वैसी एलम कर्व की शेप होगी। ओके, अब मनी डिमांड जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है क्योंकि लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन है। मनी डिमांड लिक्विडिटी ट्रैप के केस में मैंने आपको पहले ही बताया कि हॉरिजॉन्टल होती है, तो अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो एलम कर्व भी हॉरिजॉन्टल होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है एलम कर्व इज वर्टिकल, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है एलम कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रही है एलम कर्व इज हॉरिजॉन्टल एंड डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू में 2000, ये भी ठीक है। दिस इज ए केस ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आएगा, ये आंसर की में गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज 10%। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंडिया में दिया है 10%, वेयर एज यूएस में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन है 4%। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी? इंडियन रुपी की डेप्रिसिएशन का एक्सपेक्टेड रेट क्या होगा यूएस डॉलर के कंपैरिजन में अकॉर्डिंग टू रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के हिसाब से? देखिए, रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के हिसाब से अगर आपने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया माइनस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन यूएस। तो इंडिया में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है? 10%। यूएस में कितना है? 4%। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6%, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमी ऑफ इंडस ग्रोज एट 6% पर एनम एंड इट्स इन्वेस्टमेंट रेशियो इज 31.2%। व्हाट इज द कैपिटल आउटपुट रेशियो ऑफ दिस इकोनॉमी? कैपिटल आउटपुट रेशियो हमसे पूछा है बाय द अजम्पशन ऑफ हैरे-डोमन मॉडल। देखिए, हैरे-डोमन मॉडल के हिसाब से जो ग्रोथ रेट होती है वो किसके इक्वल होती है? सेविंग रेट अपॉन में कैपिटल आउटपुट रेशियो। ग्रोथ रेट हमें दी है 6% है, सेविंग रेट हमें दी है जो कि इन्वेस्टमेंट रेशियो के इक्वल होगी यानी 31.2% है। कैपिटल आउटपुट रेशियो आपने निकालना है, तो यहाँ पे आपको कैपिटल आउटपुट रेशियो आ जाएगा। 31.2% को 6 से डिवाइड कर दीजिएगा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कितना आ रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ द आरबीआई हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? आरबीआई के गवर्नर को अगर हम इंक्लूड करें तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक आरबीआई गवर्नर होता है जो उसे हेड करता है, 2 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 3 पर्सन जो होते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जिनको नॉलेज होती है इकोनॉमिक्स की, बैंकिंग की, फाइनेंस की या कोई भी इससे रिलेटेड सेक्टर की। तो यहाँ पे 6 मेंबर इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें आरबीआई के गवर्नर जो है वो इंक्लूड होते हैं। उनके अलावा 2 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 3 पर्सन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।